नमस्कार दोस्तों, जीएस विद मनीष में आप सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम केवीएस पीआरटी 2017 के शिक्षा शास्त्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, शिक्षक शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किस लिए करता है? विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए, अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए, शिक्षण विधि का अनुसरण करने के लिए या विद्यार्थियों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए। तो शिक्षक शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग जो है वह अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए करता है, अतः ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लर्निंग विदाउट वर्डन के नाम से प्रकाशित एक समिति के प्रतिवेदन के लेखक थे यशपाल, श्री प्रकाश, ताराचंद या मेलकम आदि से सैया। तो लर्निंग विदाउट वर्डन नाम से प्रकाशित एक समिति के प्रतिवेदन के लेखक प्रोफेसर यशपाल थे, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यशपाल समिति का गठन कब किया गया? तो यशपाल समिति का गठन 1992 ईस्वी में किया गया, जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा शिक्षा दर्शन प्रवर्तित अनुशासन की भर्त्सना करता है और बच्चों की रुचि पर आधारित सामाजिक अनुशासन की हिमायत करता है? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद या यथार्थवाद? तो ऑप्शन नंबर बी आदर्शवाद सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, परिपक्वन है एक विकासात्मक प्रक्रिया, अनुभवात्मक प्रक्रिया, सामाजिकरण प्रक्रिया या समायोजन प्रक्रिया? तो परिपक्वन एक विकासात्मक प्रक्रिया है, अतः ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि कूट निम्न प्रकार दिए गए हैं, ज्ञान, समझ, विश्लेषण, अनुप्रयोग, संश्लेषण, मूल्यांकन, ज्ञानात्मक पक्ष के लिए ब्लूम के वर्गीकरण में सही क्रम पहचानिए। ज्ञानात्मक पक्ष के लिए ब्लूम ने जो वर्गीकरण किया उसमें 6 चरण है, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो पहले ज्ञान हो जाएगा, उसके बाद बोध हो जाएगा, समझ जिसको कहते हैं, उसके बाद अनुप्रयोग हो जाएगा, विश्लेषण हो जाएगा, संश्लेषण हो जाएगा और मूल्यांकन हो जाएगा। तो इसका सही क्रम हो जाएगा ए बी सी डी एफ जी। दिए हुए विकल्पों में से ए बी सी डी एफ जी जो है वह ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो यही ब्लूम द्वारा ज्ञानात्मक पक्ष में दिए गए वर्गीकरण का सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण नहीं है? कैटल का सांस्कृतिक निरपेक्ष परीक्षण, कॉर्नेस का कॉक्स स्केल, भाटिया का बैटरी परीक्षण, कोह का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण? तो निम्न दिए हुए विकल्पों में से कॉर्नेल का कॉक्स स्केल जो है यह बुद्धि का निष्पादन परीक्षण से संबंधित नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपण परीक्षण है? मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व तालिका, समाज मिति परीक्षण, शब्द साहचर्य परीक्षण या वैल समायोजन? तो व्यक्तित्व मापन के प्रक्षेपण परीक्षण से संबंधित है शब्द साहचर्य परीक्षण, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नांकित में से किसके परिणामों के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण भली भांति संचालित किया जा सकता है? संप्राप्ति परीक्षण, संचयी अभिलेख, निदानात्मक परीक्षण या मानक के आधार पर? तो निम्न दिए हुए विकल्पों में से निदानात्मक परीक्षण के परिणामों के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण भली भांति संचालित किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर एक बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए? समुदाय जीवन में सुसंगत समायोजन, बाल की व्यक्तित्व का सुसंगत विकास, बच्चों की स्वाभाविक रुचियां, अभिरुचियां और क्षमताएं या माँ बच्चों की आर्थिक लाभ संबंधी योजनाएं? तो प्राथमिक स्तर पर एक बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु माँ बच्चों की आर्थिक लाभ संबंधी योग्यताएं नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत बच्चों की आदतों में परिवर्तन के लिए सर्वाधिक सामर्थ्यपूर्ण है? अभ्यास एवं त्रुटि, शास्त्रीय अनुकूलन, क्रियाप्रसूत अनुकूलन, पुनर्बनन? तो दिए हुए सिद्धांतों में से शास्त्रीय अनुकूलन जो सिद्धांत है अधिगम का वह बच्चों की आदतों में परिवर्तन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अतः ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसे पावलोव ने दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्यालयों को समाजीकरण के केंद्र के रूप में मानते हैं क्योंकि ये बच्चों की सहायता करते हैं। किस रूप से सहायता करते हैं? नागरिकों के रूप में विकसित होने में, मूल्यों और परंपराओं को ग्रहण करने में, या समाज में अपनी भूमिका के प्रति सजग होने में, या फिर ऐसा ज्ञान प्राप्त करने में जिससे वह समाज को समझ सकते हैं। तो विद्यालयों का समाजीकरण के केंद्र के रूप में मानने का जो सही कारण है वह है समाज में अपनी भूमिका के प्रति बच्चों के सजग होने में सहायता करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे,
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 45 से हटाकर अनुच्छेद 21(1) में रखा गया है। अब अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल से, या 0 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल से, या फिर 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल के लिए, या फिर 14 वर्ष तक के विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की शिक्षा और देखभाल के लिए। तो अनुच्छेद 45 अब जो संबंधित है वह 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल से संबंधित है। अतः ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। एक कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को कुछ नहीं बताया जाता है और उन्हें सावधानीपूर्वक बनाए गए प्रश्नों के माध्यम से हल तक पहुंचाया जाता है। वे पास में उपलब्ध पुस्तकों और अन्य सामग्री को उपयोग में ला सकते हैं। प्रयोग में लाई गई शिक्षण विधि है प्रयोगशाला विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, समस्या समाधान विधि या प्रोजेक्ट विधि। तो उपरोक्त जो विधि है यह ह्यूरिस्टिक विधि से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में कक्षा 2 तक गृह कार्य की अनुशंसा नहीं की गई है। कक्षा 3 के प्रति सप्ताह कितने घंटे में गृह कार्य की अनुशंसा की गई है? 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे या 4 घंटे। तो कक्षा 3 से प्रति सप्ताह 2 घंटे गृह कार्य की अनुशंसा की गई है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में। अतः ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। वस्तुनिष्ठ परीक्षण उपयुक्त नहीं है। विचारों के विकास और संगठन में, लागत कम करने में, निर्माण की सुगमता हेतु या अनुमान तत्वों से बचाव में। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण अनुमान तत्वों से बचाव में उपयुक्त नहीं है। अतः ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। पड़ोसी विद्यालय के विचार की वकालत की थी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 ने, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, भारतीय शिक्षा आयोग ने या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। तो पड़ोसी विद्यालय के विचार की वकालत भारतीय शिक्षा आयोग ने की थी, जिसका गठन 1964 में हुआ था और इसने अपना प्रतिवेदन 1966 में प्रस्तुत किया था। भारतीय शिक्षा आयोग को कोठारी आयोग भी कहते हैं और इसके अध्यक्ष DS कोठारी साहब थे। तो पड़ोसी विद्यालय के विचारों की वकालत भारतीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग ने की थी। 1964 में इसका गठन हुआ था, 66 में प्रतिवेदन सौंपा था। इसके अध्यक्ष दौलत शाह कोठारी, DS कोठारी थे। अगला प्रश्न देखेंगे। बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास तभी अर्थपूर्ण होता है जब वे शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं या सांवेगिक रूप से स्थिर होते हैं, सक्रिय होते हैं या वे अपनी कमियों और शक्तियों के बारे में पूर्णतः सजग होते हैं। तो बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास तभी अर्थपूर्ण होता है जब वे अपनी कमियों और शक्तियों के बारे में पूर्णतः सजग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। विद्यालय में बच्चों को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न अब आंशिक रूप से प्रतिबंधित है या पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है? तो विद्यालय में बच्चों को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न जो है अब पूर्णतः प्रतिबंधित है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 17 के अनुसार विद्यालय में बच्चों को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हार्वर्ड के औपचारिक शिक्षण के पदों का भाग नहीं है? नई सामग्री का प्रस्तुतिकरण, तुलना और संक्षिप्तीकरण, सामान्यीकरण या आकलन और मूल्यांकन। तो हार्वर्ड के औपचारिक शिक्षण के पदों का भाग आकलन और मूल्यांकन नहीं है। अतः ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हार्वर्ड की स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान की जो संरचना है उसमें 5 पद हैं। ठीक है, इसी कारण जिसे हार्वर्ड का पंचपदी प्रणाली भी कहते हैं, जिसमें पहला है प्रस्तावना अथवा तैयारी, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है स्पष्टीकरण तथा तुलना, चौथा है सामान्यीकरण और पांचवा है प्रयोग तथा अभ्यास। अतः आकलन और मूल्यांकन जो है वह हार्वर्ड के औपचारिक शिक्षण के पदों का भाग नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा का एक अवगुण क्या है? घृणा और भय का विकास, राजनैतिक एकता, स्वार्थपरकता की प्रेरणा, सामाजिक आर्थिक विकास। तो राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा का एक अवगुण जो है वह है स्वार्थपरकता की प्रेरणा। अतः ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर श्री अरबिंदो द्वारा सुझाए गए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या नहीं था? मातृभाषा और फ्रेंच, शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य शिक्षा, सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, कला और चित्रकला। तो प्राथमिक स्तर पर श्री अरबिंदो द्वारा सुझाए गए पाठ्यक्रम में शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य शिक्षा ऑप्शन नंबर बी नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। अच्छे पर्यवेक्षण के प्रभाव से किसमें वृद्धि होती है? शिक्षकों में समय के अनुपालन में, सामुदायिक संतोष में, शिक्षार्थियों की प्रगति में या पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भागीदारी। तो एक अच्छे पर्यवेक्षण के प्रभाव से शिक्षार्थियों की प्रगति में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे।
घर विद्यालय संबंधों का मुख्य लक्ष्य है शिक्षकों और अभिभावकों के मध्य बच्चों के बारे में अच्छी समझ विकसित करना, या गृह कार्य संबंधी मुद्दों को सुलझाना, या पाठ्य सहगामी क्रियाओं में अभिभावकों का सहयोग प्राप्त करना, या विद्यालय के मामलों में अभिभावकों की भूमिका को पहचान देना। तो घर विद्यालय संबंधों का मुख्य लक्ष्य है शिक्षकों और अभिभावकों के मध्य बच्चों के बारे में अच्छी समझ को विकसित करना। अतः ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक अच्छा मुख्य अध्यापक प्राथमिक रूप से होना चाहिए एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा प्रशासक, एक अच्छा खिलाड़ी, या एक अच्छा मानव जो बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो। तो एक अच्छा मुख्य अध्यापक प्राथमिक रूप से एक अच्छा प्रशासक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर यौन शिक्षा किस रूप में प्रस्तावित की जा सकती है? एक पृथक विषय के रूप में, स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान के बारे में ज्ञान देकर, शारीरिक शिक्षा के साथ समन्वित करके, या प्राकृतिक अध्ययन के पाठों द्वारा। तो प्राथमिक स्तर पर यौन शिक्षा शारीरिक शिक्षा के साथ समन्वित करके प्रस्तावित की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नांकित में से क्या परामर्श की विशिष्टता नहीं है? वातावरण निर्माण, स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अवसर, परामर्शदाता का आविष्टन, व्यक्तिगत साक्षात्कार। तो व्यक्तिगत साक्षात्कार जो है यह परामर्श की विशिष्टता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षक का प्रथम दायित्व किसके प्रति होता है? उसके द्वारा पढ़ाया जाने वाला विषय, विद्यार्थी, विद्यालय प्रशासन, या समुदाय। तो शिक्षक का प्रथम दायित्व विद्यार्थी के प्रति होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी प्रायः सहपाठियों में व्यवधान उत्पन्न करता है, आप क्या करेंगे? उसे कक्षा से निकाल देंगे, उसकी बैठने की जगह बदल देंगे, उसे शांत रहने को कहेंगे, या फिर उसे बुलाकर कुछ अतिरिक्त कार्य देंगे? तो यदि आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी प्रायः सहपाठियों में व्यवधान उत्पन्न करता है, उन्हें पढ़ने नहीं देता है, उन्हें डिस्टर्ब करता है, तो आप उसे बुलाकर कुछ अतिरिक्त कार्य देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत मूल्यांकित किए जाने वाले सामाजिक व्यक्तिगत गुणों में निम्नलिखित में से क्या नहीं आता? स्वच्छता, चित्रकला, सहयोग, या अनुशासन। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत मूल्यांकित किए जाने वाले सामाजिक व्यक्तिगत गुणों में चित्रकला नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निरपेक्ष श्रेणीकरण में बच्चों की निष्पत्ति के आकलन का संदर्भ बिंदु होता है पूर्व निर्धारित मानक, सामान्य संभावना वक्र के आधार पर निर्धारित मानक, अंकों के आधार पर ऊपर से नीचे तक बराबर प्रतिशत श्रेणी में बांटकर निर्धारित मानक, विभिन्न ग्रेडिंग समूहों के लिए स्वेच्छा से चुने गए प्रतिशत श्रेणी के आधार पर निर्धारित मानक। तो निरपेक्ष श्रेणीकरण में बच्चों की निष्पत्ति के आकलन का संदर्भ बिंदु सामान्य संभावना वक्र के आधार पर निर्धारित मानक होता है। अतः ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्यालयी शिक्षा में अत्यंत प्रारंभ से ही बहुभाषिक उपागम का प्रयोग मुख्यतः किस दुष्प्रभाव का प्रतिकरण करने में सहायक होता है? कमजोर संप्रेषण कौशल, विद्यालय छोड़ना, अधिगम अशक्तता, अपनी स्वयं की भाषा की क्षति। तो विद्यालय शिक्षा में अत्यंत प्रारंभ से ही बहुभाषिक उपागम का प्रयोग करने से मुख्यतः हम अपनी स्वयं की भाषा की क्षति के दुष्प्रभाव का प्रतिकरण करने में सहायक होते हैं। अतः ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कक्षा 1 से 5 के विद्यालय में कुल 62 विद्यार्थी हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वहाँ कितने शिक्षक उपलब्ध कराने होंगे? 1 शिक्षक, 2 शिक्षक, 3 शिक्षक, या 4 शिक्षक? यहाँ पर 3 शिक्षक की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक प्राथमिक शिक्षक को शिक्षण की तैयारी के लिए कितने कार्य घंटे प्रति सप्ताह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विहित किए गए हैं? 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे, या 55 घंटे? तो एक प्राथमिक शिक्षक को शिक्षण की तैयारी के लिए प्रति सप्ताह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत 45 घंटे विहित किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुकक्षा शिक्षण की सबसे बड़ी कमी होती है, यह अध्येताओं के दायित्व में वृद्धि करती है, इससे अनुशासनहीनता पनप सकती है, इसमें व्यक्तिगत ध्यान की प्रक्रिया में कमी आती है, या यह शिक्षकों को निष्क्रिय बनाती है? तो बहुकक्षा शिक्षण की सबसे बड़ी कमी है, इसमें व्यक्तिगत ध्यान की प्रक्रिया में कमी आती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सा तत्व न्यूनतम अधिगम स्तर की महत्वपूर्ण विशिष्टता नहीं है? अधिगम निपुणता, लघुपद, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन? तो निम्न दिए हुए विकल्पों में से न्यूनतम अधिगम स्तर की महत्वपूर्ण विशेषता लघुपद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अंकित में से कौन सी अस्थायीकरण युक्ति दीर्घकालिक धारणा शक्ति के लिए उपयोगी है? प्रश्न पूछना, सहभागिता, अभ्यास, या मूल्यांकन? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे,
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा प्रमुख बदलाव नहीं है? अध्यापक केंद्रित से अध्येता केंद्रित की ओर, अध्येता स्वायत्तता से अध्यापक अभिदशा, निष्क्रिय से सक्रिय अभिदशा अधिग्रहण की ओर, कक्षा कक्ष की चार दीवारी में अधिगम से विस्तृत सामाजिक परिप्रेक्ष्य की ओर। तो निम्न दिए हुए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर बी अध्येता स्वायत्तता से अध्यापक अभिदशा जो है यह प्रमुख बदलाव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। पुस्तक दीवा स्वप्न के लेखक थे जीजूभाई बघेका, काका कालेलकर, ताराबेन, किशोरीलाल मशरूवाला। तो दीवा स्वप्न के लेखक जो हैं वो गीजूभाई बघेका हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये रहे हमारे केबीएस पीआरटी 2017 के शिक्षा शास्त्र प्रश्न, ठीक है, जिनका हम लोगों ने अध्ययन किया। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।